सहमत मेरी रहमत तेरी, मेहनत मेरी बरकत तेरी, खेल रहे हैं जिंदगी को यूं, अब जीत मेरी और हार तेरी। दर्शकों नमस्कार, मैं प्रतिभा ग्वालियर डायरी के स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं आजकल ओरल प्रॉब्लम यानी कि मुंह से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आ रही हैं। छोटे से बच्चों से लेकर बड़ों तक को दांतों में परेशानी होती है, कभी दर्द होता है, कभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा स्किन ट्रीटमेंट, इसके बारे में भी आज हम जानकारी लेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, जो कि हमें जानकारी देंगे मुंह से होने वाली प्रॉब्लम्स, मुंह में होने वाले रोग और स्किन ट्रीटमेंट के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला प्रश्न जो एकदम स्वाभाविक रूप से आता है डॉक्टर साहब, वो ये है कि आजकल माउथ कैंसर या मुंह का कैंसर जिसको कहते हैं वो बहुत देखने में आ रहा है, ऐसा क्यों? जी, थैंक यू प्रतिभा जी। ये बात बिल्कुल सही है कि आज के सिनेरियो में मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है जी। और जिसकी मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज से 2-3 साल पहले ये स्थिति थी कि महीने में 1 या 2 भी पेशेंट बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते थे। बट आजकल आप ये मानिए कि महीने में कम से कम 10 से 15 केस प्रत्येक क्लिनिक में डायग्नोस हो रहे हैं जी। और ये बहुत ही दुखद है जी। इसके बहुत से कारण होते हैं और इसका जो प्रमुख कारण है जो आजकल लोगों को इस बीमारी के लिए बन रहा है वो है तंबाकू का सेवन। लोग बाग तंबाकू का सेवन कई तरह से कर रहे हैं, जैसा कि स्मोकिंग करते हैं, लोग बाग बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा पान मसाला का सेवन करते हैं। तो जो तंबाकू होता है उसमें 500 से ज़्यादा हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा तत्व ऐसे होते हैं जिनमें कार्सिनोजेंस होते हैं और कार्सिनोजन खुद में कैंसर बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है। तब इन सभी कारण के अलावा जैसा कि कुछ लोगों के मन में ये बहुत ही गलत धारणा हो जाती है, जो लोग बहुत ही लंबे समय से गुटखा खा रहे हैं या सिगरेट या बीड़ी का सेवन कर रहे हैं कि हम गुटखे को खाना बंद कर देते हैं और सुपारी का सेवन हम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमको नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जितनी संभावना कैंसर होने की गुटखा से या तंबाकू से होती है उतनी ही संभावना सुपारी से भी होती है। सुपारी में जो एरिकोलिन होता है बीटल नट में, वो कैंसर के कार्सिनोजेंस बनाता है, जिससे मुंह का कैंसर बहुत जल्द हो जाता है। डॉक्टर साहब, कई बार देखने में आता है कि लोगों का मुंह कम खुलता है या जैसे वो खाना खाने में प्रॉब्लम उनको होती है, उसका क्या कारण है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन से यहाँ पर लाया है। जो मुंह कम खुलता है उस स्थिति को, उस बीमारी को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्री मैलिग्नेंट और प्री कैंसरस कंडीशंस और लीजन्स होते हैं, जैसे कि जिसमें एक मुंह ना खुलना या मुंह धीरे धीरे कम खुलना और मुंह के अंदर कड़कपन आना, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, और वो फाइब्रोसिस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर हम उसका सही समय पे सही उपचार नहीं कराते हैं या उसकी हम केयर नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और मुंह ना खुलने का मुख्य कारण, जैसा कि जो आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं उसमें देखने को ये मिल रहा है कि जो लोग तंबाकू का बहुत लंबे समय से या गुटखा और जर्दा वगैरह जो आता है उसका बहुत लंबे समय से सेवन कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा पाया जा रहा है ये, और उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स को कैंसर भी हो रहा है।
डॉक्टर साहब कई बार क्या होता है, ये देखने में आता है कि बहुत से लोग जो गुटखा खाते हैं, अब उनसे कहो आप गुटखा मत खाओ, आपको इससे प्रॉब्लम होगी, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम मुंह में नहीं रखते, थूक देते हैं। तो क्या उसका कोई इफेक्ट होता है, या वो जैसे वो खा रहे हैं और वो अगर थूक देते हैं, निकाल देते हैं और कुल्ला कर लेते हैं, तो उससे बचाव हो सकता है क्या कुछ? ये बिल्कुल गलत धारणा है मैडम। हाँ, ये लोगों में धारणा है। ये जहर तो जहर होता है जी, उसको आप थोड़ी मात्रा में लें या ज़्यादा मात्रा में लें। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोग गुटखा इस प्रकार से खाते हैं, ये जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वही ये सब चीज़ें मुझे हमको बताते हैं, तो हमको उसका ज्ञान आता है कि गुटखा खाने के कितने टाइप होते हैं। कि कुछ लोग मुंह में रखे रहते हैं और कुछ लोग मुंह में रखकर रात को सो भी जाते हैं। कुछ लोग रेगुलर गुटखा खाते हैं और वो थूकते रहते हैं। तो कैंसर का कारण जो है कार्सिनोजेंस, वो तम्बाकू में तो उपलब्ध है, आपके माउथ के अंदर जा रहा है, माउथ के अंदर की स्किन के टच में आ रहा है, उससे कैंसर होने की संभावनाएं सभी लोगों में बराबर होती है। लेकिन जो लोग रात को गुटखा मुंह के अंदर रखकर सो रहे हैं या जो थूकते नहीं हैं, उनको कुछ समय पहले हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो थूक रहा है उसको नहीं होगा। डॉक्टर साहब कई बार प्रेगनेंसी में महिलाओं को दांतों में प्रॉब्लम आती है, ऐसे में प्रेगनेंसी में किस तरह की सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए दांतों के ट्रीटमेंट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है 9 मंथ का, ये हमारे क्षेत्र में नॉर्थ इंडिया में ये बहुत गलत धारणा है कि प्रेगनेंसी के इलाज के अलावा कोई दूसरा इलाज पेशेंट नहीं कराना चाहता या उसको सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान बहुत सारे ओरल चेंजेस आते हैं, मसूड़ों में स्वेलिंग आती है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम आती है, मुंह में स्मेल आना और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसके लिए सही इलाज ये रहता है कि प्रेगनेंसी होने के पहले ही हमको एक ओरल चेकअप कराना चाहिए, और उस ओरल चेकअप से ये डिटेक्शन हो जाता है कि हमें किस किस तरह की बीमारियां हैं जो कि अगले 9 मंथ्स में हमको डिस्टर्ब ना करें। और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है 9 मंथ का, वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर तो बना ही नहीं है। तो कोई भी इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट होता है या ओरल हेल्थ का ट्रीटमेंट होता है, उसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर में ही कर सकते हैं। और ये सिर्फ जब ही संभव है जब प्रेगनेंसी में रेगुलर डेंटल चेकअप पेशेंट का किया जाए। और डॉक्टर साहब कई बार क्या होता है, जैसे लेडीज प्रेग्नेंट है, उसको पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कभी उसके दांत में दर्द होने लगता है या दाढ़ में दर्द होने लगता है, तो उसमें फिर वो क्या करे मरीज? जी, उसमें रेगुलर डेंटल चेकअप बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रेगनेंसी पीरियड में प्रति मंथ होना चाहिए, जिससे कि जो भी संबंधित डेंटल सर्जन है, ओरल सर्जन है, वो ये डिसाइड कर सके कि इसका कितना कम से कम ट्रीटमेंट कर मरीज को लाभ मिले, उसकी तकलीफ दूर हो, और बाकी सारे ट्रीटमेंट्स को वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए डिले करे। डॉक्टर साहब रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है वो किस तरह से होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट है क्या चीज़, और कई बार लोगों में ये धारणा होती है कि बार बार कराने से जो है दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसा कुछ रहता है? जी मैडम, एक्चुअली रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है डेंटल सर्जरी में, अधिक से अधिक पेशेंट को होता है, और इसका होने का मुख्य कारण यह है कि हम लोग रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि एक बहुत आम समस्या है डेंटिस्ट्री में कैविटी होना, कैरीज होना, जिसमें टीवी में कई तरह के विज्ञापन आते हैं टूथपेस्ट में, उसमें दांतों की सड़न करके इसको दर्शाया जाता है। क्या होता है कि जब नॉर्मल कैविटी होती है या दांतों में सड़न होती है तो वो दांत में पेन को क्रिएट नहीं करती, और हम अगर रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए नहीं जाते हैं तो वो जो कैविटी है वो और डीप होते होते जो ब्लड की वेसल्स हैं दांत के अंदर, नर्व सप्लाई है, वहां तक अप्रोच कर लेते हैं, उसमें वो पूरा ब्लड वैस्कुलरिटी सिस्टम जो है वो एक पस और एब्सेस में बदल जाता है। उससे दांत में अत्यंत पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके रिलीफ के लिए हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल में हम दांतों की कैनाल को, दांतों की नसों को क्लीन करते हैं
क्लीन कर कर उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्ट करने के बाद उसकी फिलिंग होती है, फिलिंग के बाद उसके ऊपर एक कैप लगना आवश्यक है जिससे उसकी मजबूती बनी रहे। जी डॉक्टर साहब, एक ये भी है कि सेंसिटिव हो जाते हैं जैसे दांत, ठंडा गर्म लगना है, और उसके लिए कई टूथपेस्ट ये कहते हैं, तो क्या टूथपेस्ट से कुछ इफेक्ट पड़ता है कि बोले टूथपेस्ट लगाया है तो ये ठंडा गर्म नहीं होगा, जो कि हम विज्ञापनों में अक्सर देखते रहते हैं, उसके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट कराना होता है? जी एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ठंडा गर्म लगना, जिसको हमारे डेंटिस्ट्री में सेंसिटिविटी बोलते हैं। झंझनाहट जो दांतों में अचानक से होती है। क्या होता है, दांतों में 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहरी लेयर जो होता है एनेमल होता है, उसके बाद डेंटिन होता है, उसके बाद फिर ये वैस्कुलर सिस्टम आ जाता है जिसको पल्प कहते हैं। तो एजिंग के साथ साथ या कई और भी फैक्टर के साथ साथ, जैसे आजकल बच्चों में एक बहुत कॉमन हैबिट है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं वो लोग, तो उसके वजह से क्या है कि दांतों में पोरोसिटी हो जाती है और झंझनाहट होने लगती है। तो ये जो टूथपेस्ट की आप बात कर रहे हैं, ये सभी टूथपेस्ट में फ्लोराइड पाया जाता है, और फ्लोराइड का जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो वो दांत की बाहरी लेयर को फ्लोराइड से एक कोटेड कर देता है और सुरक्षित कर देता है, जिससे सेंसिटिविटी कम हो जाती है। और ये और भी कई इसके क्लिनिकल तरीके होते हैं, जैसे कि फ्लोराइड पेस्ट को डायरेक्टली अप्लाई करना, कॉन्सनट्रेटेड फ्लोराइड को हम कर सकते हैं, उससे भी हम सेंसिटिविटी में काफ़ी कंफर्ट पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है दांतों में टार्टर, वी कैन से दैट पीलापन आ जाता है दांतों में, और पीले कितना भी साफ करो, कितना भी ब्रश करो, वो दांतों का वो पीलापन नहीं जाता। कई बार डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसको क्लीनिंग करा लो, तो वो क्लीनिंग अपने क्लिनिक में करते हैं। वो क्लीनिंग किस तरीके से होती है और ये क्या सेफ होती है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, आपके प्रत्येक क्वेश्चन का एक ही आंसर है और एक ही प्रॉब्लम है कि जो हमारे जो आजकल पेशेंट हैं और सभी लोग हैं वो रूटीन डेंटल चेकअप नहीं करा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम एवरी 6 मंथ या 1 साल में एक बार रूटीन चेकअप कराते हैं, तो जो टार्टर की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये हर किसी को जमता है, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष बीमारी के कारण जमता है। और रूटीन चेकअप के साथ हमें दांतों की क्लीनिंग कराना चाहिए, जिसको हम लोग स्केलिंग कहते हैं। इससे दांत बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होते, ये गलत धारणा है। अगर हम रेगुलर क्लीनिंग दांतों की कराते हैं, उससे दांतों की मजबूती बढ़ती है और मसूड़े हेल्दी रहते हैं। जी और डॉक्टर साहब, एक एस्थेटिक फेशियल एक वर्ड है और आजकल इसका प्रचलन बहुत है, बहुत सिनेरियो में देखने में आ रहा है, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये जो एस्थेटिक फेशियल, एक्चुअल वर्ड इसका फेशियल एस्थेटिक बोलते हैं हम लोग। फेशियल एस्थेटिक इट इज एक्चुअली द प्योरली द ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं, टीवी सीरियल के स्टार्स हैं, और भी जो लोग स्टार्स नहीं हैं, बड़े बड़े लोग हैं। एक्चुअली ये ट्रीटमेंट पहले मेट्रो सिटीज़ में ही था, बट जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ये हर जगह उपलब्ध हो रहा है। हमने भी ग्वालियर में अवेलेबल कराया। और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो एजिंग साइंस होते हैं, जैसे जैसे एजिंग साइन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो उसका नाम ही एजिंग साइन है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वो साइन आते हैं, जैसे कि चेहरों पे झुर्रियाँ आना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाना, स्किन को लूज हो जाना, डबल चिन होना, इस और भी कई जैसे ब्लैक स्पॉट होते हैं, पिगमेंटेशन होता है ना। एक तो एजिंग के साथ ये बढ़ते हैं, दूसरा हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ये हो सकते हैं। स्मोकर्स को ज़्यादा ये प्रॉब्लम जल्दी आती है ना। जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, उन्हें भी लूज स्किन की प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए कई प्रकार के ट्रीटमेंट बनाए गए हैं, जिसमें से झुर्रियों के लिए बोटॉक्स सबसे ज़्यादा कार्यरत है आजकल, और डर्मल फिलर का भी उपयोग हम लोग करते हैं हमारी क्लिनिक में। लेकिन इसमें जो सबसे एडवांस्ड और रिसेंट ट्रीटमेंट जो आया है वो ब्लड डेरिवेटिव थेरेपी आया है। ब्लड डेरिवेटिव में ही पीआरपी थेरेपी होती है, आईपीआरएफ होता है, एपीआरएफ होता है, और ब्लड डेरिवेटिव से हम कई प्रकार के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक ये भी है कि मैंने सुना है कि आप मरीज के ब्लड से ही उसका इलाज करते हैं, वो किस तरह से होता है और मरीज के ब्लड से किस तरह से इलाज किया जा सकता है? मैंने जैसा कि अभी बताया कि जो ब्लड डेरिवेटिव थेरेपी होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो मरीज होता है, हम उसका ही थोड़ा सा ब्लड लेते हैं। जैसे कि ब्लड
सैंपल के लिए लिया जाता है 10 ml या 12 ml, जी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। उसको एक मशीन होती है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते जी। हैं। उस मशीन में हम उस ब्लड को रखते हैं जी एंटीकोगुलेंट्स के साथ, जिससे कि वो जमे नहीं, और एक पर्टिकुलर टाइम रोटेशन पर उसको रखना होता है। जी और 15 से 20 मिनट में हमको पीआरपी सेल्स प्राप्त हो जाते हैं, उसको हम उस ब्लड से सेपरेट कर लेते हैं। जी वो पीआरपी सेल्स को हम अगर जैसे आप फेस का ट्रीटमेंट ले रहे जी। हैं तो हम फेस में उसको इंजेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे फेस की स्किन है जी उसके नीचे स्किन के अंदर जो कोलेजन सिंथेसिस एज के साथ साथ या कई और फैक्टर के साथ साथ कम होता चला जाता है, जी उसको बंद हो रहे कोलेजन सिंथेसिस को वो वापस से स्टार्ट कर देता है जी और नेचुरली आपकी स्किन यंग हो जाती है, रिजुवनेट हो जाती है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट आजकल बहुत चलन में है, ये किस एज में लिया जाता है और किस मतलब कितने टाइम तक ये जो है रहता है, उसको कितने टाइम बाद फिर दोबारा कराना पड़ता है? मैडम, बोटॉक्स जो है बोटुलिनम ट्रीटमेंट जो होता है, टाइप ए बोटुलिनम टॉक्सिन, जी ये इसके लिए कोई एज डिफाइंड नहीं है एक्चुअली, बट फॉर द फेशियल एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बच्चों में या कम टीनेजर्स में देने को मैं अवॉइड करते हैं इसको। जी ओके, तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट अगर फेस में हम दे रहे हैं तो ये चेहरे की झुर्रियों के लिए होता है जी और फेस के डिजाइनिंग के लिए होता है। अगर जैसे किसी का फेस स्क्वायर है और गाल की साइड से वो ज़्यादा चौड़ा है और वो उसको ओवल शेप में या थोड़ा स्लिम फेस कराना चाहते हैं, तो हम बोटॉक्स से उस मसल को थोड़ा सा रिलैक्स करके एक डिजायरेबल डिजाइन हम फेस को दे सकते हैं। और झुर्रियों के केस में क्या करते हैं कि जब हम बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं उसके 7 से 8 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है और झुर्रियों से आपको राहत मिलती है। जी और और भी इसके बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी करते हैं, आइस वगैरह के उसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी कई उसमें करते हैं, बट फेशियल एस्थेटिक में बेसिकली इसका उपयोग झुर्रियों के लिए होता है। जी मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती जी थी मैडम। कि ये कितने टाइम तक इफेक्टिव रहता है, फिर कितने टाइम बाद इसको दोबारा कराना होता है? मैडम, इसका जो बोटुलिनम ट्रीटमेंट होता है ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, प्योरली टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। जी इसका जो इफेक्ट है अगर फेस की हम बात करते हैं तो वो 4 मंथ से लेके 8 मंथ तक है, डिपेंड्स ऑन द स्किन, किस प्रकार की स्किन है उतना चलता है, उसके बाद हमको इसको रिपीट कराना होता है। एज का भी कुछ रहता है? नो, एज से इसका उतना मतलब नहीं है एक्चुअली। ये जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है वो मसल के ऊपर जो नर्व का कनेक्शन होता है उस पर इफेक्ट करता है एक्चुअली। क्या होता है, एज के साथ साथ या स्ट्रेस के साथ हमारे जैसे फेस की बात करें हम, जी जी तो मसल्स कुछ मसल ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जिसको हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। जी उसके कारण हमको चेहरे पे झुर्रियाँ दिखाई देने लगती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक झुर्रियाँ रहती हैं। जी उसके लिए हम उस मसल्स पर बोटॉक्स देते हैं जो कि उस मसल्स को वो रिलैक्स कर देता है एक लंबे समय के लिए और वो झुर्रियों से हमको राहत मिल जाती है। डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा और है, जैसे बाजार में आजकल तरह तरह के उत्पाद आते हैं, तरह तरह के विज्ञापन आते हैं, एक एंटी एजिंग टाइप की भी कुछ क्रीमें आने लगी हैं, क्या ये क्रीमें इफेक्टिव होती हैं? जी, एक्चुअली वो एक डिफरेंट सिनेरियो है जी कि क्रीम कितना इफेक्टिव होती है कितना नहीं होती है। जी। वो एक टॉपिकल ट्रीटमेंट है, मींस आप उसको स्किन के ऊपर से लगा रहे हैं, जी ठीक है, टेम्परेरी रिलीफ और टेम्परेरी मेंटल सेटिस्फैक्शन उससे मिल सकता है। बट अगर आप फेशियल एस्थेटिक की बात करते हैं जी तो ये ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय के लिए रहता है और एक तरह से नेचुरली आपकी स्किन को चेंज करता है। जी और आप ब्लड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप मेंटेनेंस थेरेपी या मेंटेनेंस सिटिंग इसका ले रहे हैं तो फॉर एवर लाइफ आप यंग देख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि चेहरे पे जैसे स्माइल होती है, दांत जो होते हैं वो आदमी स्माइल करते में इसलिए कॉन्शियस होता है कि उसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्या इसका कोई इलाज है? जी, ये बहुत कॉमन हो गया है एक्चुअली। क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं और बच्चों के जो टीथ होते हैं, जी तो जब बच्चों के टीथ निकलना चालू होते हैं तो वो टोटल 20 दांत निकलते हैं। जी फिर 6 साल से लेकर 12 साल 13 साल की एज तक वो 20 दांत एक एक करके गिरते हैं, उसकी जगह परमानेंट टीथ निकलते हैं जी और 20 दांत की जगह 28 दांत निकलते हैं। जी उसके बाद जो 4 बचे हुए दांत हैं वो 18 साल के बाद आना स्टार्ट होते हैं। जी तो इसमें क्या होता है कि जो जबड़े का साइज होता है और दांत का जो साइज होता है, तो कई बार वो डिसिमिलरिटी के कारण
जी। इसमें दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या बाहर की तरफ आ जाते जी। हैं, उसके लिए जो ट्रीटमेंट है डेंटिस्ट्री में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, जैसे कि ब्रेसेस वगैरह लगाकर वायर वगैरह जो दांत में लगते हैं उससे इसको करेक्ट किया जा सकता है 1 से 1.5 साल में। जी जी। किसी किसी के दांत थोड़ा सा बाहर निकले हुए होते हैं तो उसको भी इसी तरह से ठीक किया जा सकता है। उसका एक ही है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से ही वो करेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब कई बार क्या होता है कि जैसे एक्सीडेंट हो गया बाई चांस और एक आध दांत जो है वो डैमेज हो गया, क्या उसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है और किस तरह से किया जा सकता है? जी, अगर जैसे एक्सीडेंट हुआ उसमें आपका कोई टूथ है, दांत है, वो फ्रैक्चर हो जाता है जी, तो उसका हम सबसे पहले एक एक्सरे लेते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो डैमेज है वो कहाँ तक है जी। वो डैमेज के आधार पर फिर अगर उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो हम उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद हम उसमें एक क्राउन लगा सकते हैं जिससे कि वो एक पहले जैसा दांत बन जाता है जी जी, ठीक रहता है। डॉक्टर साहब कई बार बुजुर्ग होते हैं जी मैडम, और बुजुर्गों को नेचुरल सी बात है जब एज होगी तो दांत गिर जाएंगे, तो उसके बाद में वो जो बाजार से बत्ती या जो भी कुछ लगवा लेते हैं उनको बार बार उनको वॉश करना पड़ता है। ये तो इसका क्या कोई इलाज ऐसा है कि उनको जो है वो परमानेंट दांत लगा दिए जाएं या इस तरह का कुछ ऐसा है? जी मैम, एक्चुअली क्या है कि ये जो बत्ती सी की बात आप कर रहे हैं इसको हम लोग डेंचर बोलते हैं, कंप्लीट डेंचर। जी, एज के साथ साथ दांतों को गिरना एक स्वाभाविक बात है। एग्जैक्टली। और बिना दांत के सही से खाना नहीं खा पाते हैं तो उनका कई सारी और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए हम डेंचर लगाते हैं। लेकिन इसमें एडवांसमेंट जो नया हुआ है उसमें एक इम्प्लांटेशन थेरेपी आई है जिसमें कि हम जबड़े में कुछ इम्प्लांट लगा देते हैं जो कि आर्टिफिशियल रूट का काम करते हैं जी। उस इम्प्लांट से जी। हम ये डेंचर को या तो फिक्स भी कर सकते हैं हमेशा के लिए वहाँ पर, या फिर जैसे थोड़ा ज़्यादा इम्प्लांट लगाते हैं, थोड़ा महंगा है, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये, बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इम्प्लांट में जा सकते हैं। 8 से 10 इम्प्लांट अगर हम लगाते हैं तो उसमें हम फिक्स दांत भी लगा सकते हैं जो कि परमानेंटली कभी निकालना नहीं पड़ता है और हाइजीनिक भी रहते हैं, एस्थेटिकली भी अच्छे रहते हैं। हाँ, क्योंकि खाना खाने में बुजुर्गों को कई बार प्रॉब्लम आती है और वो समस्या आती है, तो उसका परमानेंट इलाज ये है कि परमानेंट हम दांत लगा सकते हैं। बिल्कुल 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 लगा सकते हैं। ये करीबन कितना महंगा होता होगा? क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्चुअली, अगर जो इम्प्लांट होता है उसमें अलग अलग कंपनी की अलग अलग कॉस्ट होती हैं, जिसमें कुछ इम्प्लांट इसराइल से बनते हैं, कुछ कोरिया के भी इम्प्लांट आ रहे हैं, चाइना के भी आ गए हैं, इंडिया में भी अभी इम्प्लांट बनाना स्टार्ट हुआ है, कई कंपनीज कर रहे हैं। तो इंडियन और चाइनीज कंपेरेटिवली सस्ता है, बट अगर अपन कोरियन और इसराइल में जाते हैं तो एक इम्प्लांट ही लगभग 15,000 से ज़्यादा का हमको पड़ता है। अगर हम 10 इम्प्लांट लगाते हैं तो 1.5 से 2 लाख का आपका ट्रीटमेंट रहता है। तो हर एक साधारण व्यक्ति के लिए वो नहीं है, लेकिन जो डेंचर जिसमें बुजुर्गों को, वृद्धों को समस्या रहती है, वो जो डेंचर है उसमें भी काफ़ी एडवांस डेंचर आने लगे हैं अब। उसमें क्या होता है कि उनका एक तो वेट बहुत कम हो जाता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, और वेट जब लाइट हो जाता है तो उनको काफ़ी कंफर्ट रहता है उसमें, और क्लीनिंग इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर समय के साथ उसको एडजस्ट करना चाहिए। हम अपने दांतों की भी सफाई करते हैं दिन में एक बार 2 बार, वैसे तो 2 बार करना चाहिए, बट साधारणतः लोग 2 बार नहीं करते हैं आजकल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे दर्शकों को स्किन ट्रीटमेंट के बारे में भी पता चला, जो लोग जानना चाहते हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, एस्थेटिक फेशियल ट्रीटमेंट और दांतों से रिलेटेड मेरे ख्याल से बहुत सारी आपकी समस्याओं का समाधान आज हुआ होगा। चांद अगर सुंदर है तो उसमें दाग क्यों है? अगर वो दाग है तो उसे हटाया क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल हटाया जा सकता है। आज हमारे डॉक्टर साहब ने आपको यही बताया है कि अगर आपके फेस पर आपको लग रहा है कि कुछ दाग धब्बे हैं, कुछ आप ठीक कराना चाहते हैं, तो आप ये करवा सकते हैं। आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, दांत आड़े टेढ़े हैं, तो भी आप करवा सकते हैं। यानी कि चांद अब बिना दाग के बेहद खूबसूरत लगेगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।